पेन इंडिया यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं अतिंदर पाल सिंह पेन इंडिया के सत्यार्थ संवाद प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। नमस्कार। 2020 का जून महीना चल रहा है। इस जून महीने में पीछे जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें गुजरात के दंगा पीड़ित के केसों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सभी केसों से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को न्याय दिया गया है। इसके संबंध में हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक टिप्पणी की है कि 18 साल मोदी जी ने शिवजी की तरह जहर पिया और उफ नहीं की। ये टिप्पणी अपने आप में एक बहुत गंभीर टिप्पणी है। इतनी ज़्यादा गंभीर टिप्पणी है कि इसके बहुव्यापी अर्थ निकलते हैं। पहली बात, जून के महीने में ये फैसला आया। जून में 25 जून 1975 की याद करवा दी। 25 जून 1975 से 1977 तक 21 माह के लिए भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। उस इमरजेंसी पीरियड में भी कुछ ऐसे ही फैसले आए थे। उस इमरजेंसी पीरियड में भी बुलडोजर एक कम गिनती कम्युनिटी की तरफ चले थे, विध्वंस हुआ था। पूरी ओपोजिशन कैद कर दी गई थी। उस वक्त प्रिंट मीडिया ही ज़्यादा होता था, पर मीडिया पर इमरजेंसी लगा दी गई थी। ये तय उस वक्त के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री शुक्ला जी करते थे और संजय गांधी जी करते थे। क्या छपना है, कैसे छपना है और उसका किसको लाभ दिलवाना है। अगर उस इमरजेंसी काल को देखा जाए तो भारत में उस इमरजेंसी काल को काला दौर कहा जाता है, माना जाता है, लिया जाता है, इतिहास में लिखा जा चुका है। वही काला दौर अघोषित तौर पर जब से हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, अघोषित तौर से तब से भारत में चल रहा है। पर कोई उफ नहीं कर रहा, किसी को पीड़ा नहीं हो रही, क्योंकि ये ऐसे परिष्कृत रूप में अघोषित इमरजेंसी लागू की गई है जो कारगर है, तकलीफदेह है, पर उफ नहीं करने देती। ये बहुत घातक है। भारत में एक और काला दौर चला था जून 84 में पंजाब में, जब खालिस्तान को मुद्दा बनाकर पंजाब को दुश्मन देश ऐलान कर भारत ने अपनी पूरी फौजी ताकत से पंजाब पर हमला किया और ख़ास तौर से सिख समुदाय में से अमृतधारी सिखों को अपना दुश्मन घोषित किया। बातचीत उस वक्त का जो मिलिट्री का गजट है उसमें इसकी प्रमाणिकता मिलती है। उस वक्त भी बहुत से सिखों को हाथों में पीछे हाथ बांधकर और सभी गांव की स्क्रीनिंग की गई। जो भी अमृतधारी नौजवान मिला उसे गोली से मार दिया गया। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसी को कुछ बताया नहीं गया। लाशें नहरों में खदेड़ दी गई या अनएलानिया तौर पर उनका शमशान घाटों, विभिन्न शमशान घाटों में संस्कार कर दिया गया।
पर किसी को उफ नहीं करने दी गई, बात बाहर नहीं निकली। उस वक्त सरदार जसवंत सिंह खालड़ा, जो कि सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल बादल के मानव अधिकार विंग के चेयरमैन थे, उन्होंने इसकी पड़ताल आरंभ की। जब पड़ताल की, जांच की, तो वो जांच सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी और बहुत से केसों में लगभग 5,000 से ज़्यादा केसों में सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे का भी प्रावधान करवाया। पर स्टेट ने क्या किया? स्टेट ने सरदार जसवंत सिंह खालड़े को भी अघोषित तौर पर गुमशुदा कर दिया और उसे भी नकली मुकाबले में मार दिया, जो आज तक गुमशुदा है। पर सबको मालूम है कि वो नकली मुकाबले में मारे जा चुके हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। जब ये निर्णय आते हैं और उन पर सत्ताधारी व्यक्ति टिप्पणी करते हैं, तो ये जो कम गिनती कौमियतों के सीने में जख्म लगे हुए हैं, ये रिसने शुरू हो जाते हैं, इनमें सूल उठती है और वो टिप्पणियाँ इनमें जहर की तरह भरी जाती हैं। मेरा देश भारत पता नहीं इन बातों को कब महसूस करेगा, और महसूस क्यों नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारी संवैधानिक प्रक्रिया को अघोषित तौर पर समाप्त कर दिया जाता है, कानूनी प्रक्रिया को अघोषित तौर पर कुछ वर्गों के नागरिकों से छीन लिया जाता है, और सत्ता अपराधीकरण के रूप में कार्य करती है, और जो पूरी व्यवस्था है वो अपराध करने वाली बन जाती है। जब ऐसा होता है तो देश में दंगे होते हैं, जैसे नवंबर 1984 में हुए। पर मैं बात कर रहा हूं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। मानयोग अदालत ने मानयोग श्री नरेंद्र मोदी जी को बाइज्जत बरी कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। पर उन्होंने 18 साल विष का प्याला पिया, ये बहुत गलत बात है। क्यों? मैं ये मानता हूँ कि किसी भी कलयुगी इंसान की देवताओं से तुलना नहीं की जा सकती और ना की जानी चाहिए। जब आप ऐसी तुलना कर देते हैं तो आप अपनी सियासत के लिए धर्म का शोषण करते हैं और वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं अपने इर्द गिर्द। मैं ऐसा मानता हूं कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस फैसले को इसी दृष्टिकोण से शोषण करने के लिए और एक ऑलरेडी शोषित वर्ग का और शोषण करने के लिए सत्ता के अपराधीकरण का एक उदाहरण पेश किया है। आखिर ये मामला क्या था? ये मामला 2002 में गोधरा में जब एक रेलगाड़ी के डिब्बे में आग लगा दी गई तो 69 यात्री जिंदे जला दिए गए। उसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए, कत्लो गारत, तोड़फोड़ आरंभ हो गई। अपराधीकरण की प्रवृत्ति में शासन मूक दर्शक बना रहा और उसने अपराध करने के लिए प्रशासन को, व्यवस्था को मूक हरी झंडी दे दी, अघोषित। मामले दर्ज नहीं हुए, बहुत से ऐसे अपराध हुए, जघन्य अपराध हुए, जिन्होंने भारत की छवि को पूरे संसार में धुंधला कर दिया। ये बात उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं कही और उन्होंने शक की सुई अपने ही प्रदेश के, अपनी ही पार्टी के राज सत्ता की तरफ उठाई।
ये एक स्पष्ट बात है। दंगे इस कदर नियोजित और प्रायोजित थे कि अहमदाबाद के गुलबर्ग इलाके में सांसद एहसान जाफरी जी का उनकी मिसिज के सामने, श्रीमती जकिया जाफरी जी के सामने कत्ल कर दिया गया। वो चश्मदीद भी थे, वो और बहुत सी चीज़ों के चश्मदीद थे। वो बार बार शासन और प्रशासन के संपर्क में थे टेलीफोन के माध्यम से। उनकी कोई नहीं सुनी जा रही थी, जैसे और हजारों लोगों की नहीं सुनी जा रही थी। जैसे नवंबर 1984 के दंगों में हजारों की नहीं सुनी जा रही थी, जिनको नवंबर 1984 के इस कत्लेआम को सिखों का जेनोसाइड डिक्लेयर किया गया। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो पंजाब में सिखों का जेनोसाइड हो रहा था, उसकी किसी ने बात नहीं सुनी, कोई जांच पड़ताल नहीं होने दी। वैसा ही गुजरात में हुआ। मिसिस जकिया जाफरी ने एक लंबा संघर्ष लड़ा इंसाफ के लिए, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे देश में इंसाफ जब कम गिनती कौमों को देने की बात आती, माइनॉरिटीज़ को देने की बात आती है, तो फिर इंसाफ पर जेवीसी और बुलडोजर इकट्ठे चला दिए जाते हैं, ताजो मलबे का भी कोई रिकॉर्ड ना मिले। इंसाफ को इस तरह ख़त्म कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए कि उसके पीछे कोई सबूत मांगने वाला और दोबारा इंसाफ मांगने वाला उठ ही ना सके। जैसे सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी के साथ हुआ कि पंजाब में एक संदेश दिया गया कि जो भी सिखों के अधिकारों के, मानव अधिकारों के लिए, सिविल लिबर्टीज़ के लिए संघर्ष करेगा, उसका वही हशर होगा जो जसवंत सिंह खालड़े का हशर हुआ कि उन्हें गुमशुदा घोषित कर दिया गया और मार के खपा दिया गया, जिनकी लाश भी नहीं मिली। पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जांच पड़ताल के आधार पर हजारों को मुआवजा दिया, और जिस पार्टी से वो थे, वो पार्टी जब सत्तारूढ़ हुई, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी उसकी जांच पड़ताल नहीं की, क्योंकि संदेश बड़ा स्पष्ट था कि इस तरफ नहीं जाओगे। वही संदेश वर्तमान में आज फिर दोहराया गया है जून 2022 में। जैसे इमरजेंसी में 1975 से जून 1975 से 77 तक चला, और घोषित इमरजेंसी में सभी अधिकार वंचित कर दिए गए। बोलने का, अभिव्यक्ति का अधिकार भी छीन लिया गया, कानूनी अधिकार भी छीन लिए गए थे। तो वो एक घोषित प्रक्रिया थी, काला दौर था। अब अघोषित प्रक्रिया पंजाब के जून 1984 से लेके वर्तमान तक भारत में अघोषित मार्शल लॉ और नाजीवाद सत्तारूढ़ है, और वो अपनी सत्ता के अहंकार में शासन को अपराधियों के हाथों के अपराधीकरण करके प्रशासन से अपराध करवाता है, जिसका किसी के पास भी कोई जांच करने का अधिकार नहीं छोड़ा गया। इसी वजह से जब ये फैसला आया, बातें गंभीर हैं, समझने वाली हैं। इसी वजह से जब ये फैसला आया, उसके बाद मुंबई पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली। अब ये मिसिस जकिया जाफरी जी और तीस्ता सीतलवाड़, दो महिलाएं जिन्होंने एक लंबा संघर्ष लड़ा
गुजरात के दंगों में इंसाफ दिलवाने के लिए। इंसाफ सत्तारूढ़ व्यक्तियों को मिला, शिखर के व्यक्तियों को मिला, पर जिनके कत्ल हुए, जिनकी जायदादें ख़त्म हुई, जिनके परिवार के लोग हमेशा के लिए चले गए, उन्हें तो इंसाफ नहीं मिला। वो सवाल तो वहीं का वहीं है कि हमारा क्या कसूर था, हमें इंसाफ क्यों नहीं दिया गया। ये सवाल बहुत गंभीर है भारत के लिए और भारत के भविष्य को तय करेगा, इसे याद रखिएगा। अगर प्रधानमंत्री जी को इंसाफ मिल सकता है, उस पर यह टिप्पणी की जा सकती है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदुत्वाकरण पॉलिसी के तहत कि शिवजी की तरह प्रधानमंत्री जी ने 18 साल जहर का प्याला पिया और उसे जज्ब किया, उनका हौसला देखिए। तो जकिया जाफरी जी का भी हौसला देखिए, तीस्ता जी का भी हौसला देखिए, और उन सैकड़ों परिवारों का भी तो हौसला आपको देखना पड़ेगा जो अपने सीने में धधकती आग, अपने परिजनों के, अपने आंखों के सामने हुए कत्लों को रोजाना आंखों में देखते हैं और उनका सीना फटने को आ जाता है, आंसुओं में खून बहता है। उस दर्द को ये देश कब पहचानेगा। ये दर्द गुजरात से लेकर पंजाब तक वाया दिल्ली, बोकारो, कानपुर हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, और ये जख्म रिश्ते रहेंगे। और जब भी ऐसे बयान आएंगे, इन रिश्ते हुए जख्मों में वो जहर इंजेक्ट करेंगे, जहर भरेंगे। ये देश, इस देश की प्रशासनिकता, इस देश के राजनीतिज्ञ, इस देश की राजनीति, इस देश की संस्कृति इस बातों को क्यों नहीं समझती, या समझते हुए आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे माइनॉरिटीज के लिए जो गांधी जी के 3 बंदरों का सिद्धांत था वो लागू कर दिया गया है। ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ना तो मुख्यमंत्री होते हुए गुजरात के जब दंगे हुए थे कोई वक्तव्य दिया था, कोई सहानुभूति वाला एक भी शब्द बोला था, ना उन्होंने आज तक बोला है। तो मैं तीस्ता जी की बात कर रहा था, वो उदाहरण सरदार जसवंत सिंह खालड़े के साथ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तीस्ता जी पर इस केस के फैसले को आने के बाद मुंबई के पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। क्यों? क्योंकि ये तीस्ता शीतलवाड़ जी ही थी जिन्होंने गुजरात के दंगों में सिविल लिबर्टीज के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत सारा कार्य किया, बहुत से केस उजागर किए और एक लंबी लड़ाई लड़ी इंसानियत के लिए, देश के संविधान के लिए, देश में कानून का राज स्थापित करवाने के लिए। अब एक प्रधानमंत्री जी को बरी किया गया है, बाकी मुजरिमों का क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री जी के साथ वो भी सभी बरी हो जाएंगे? तो 18 साल जहर फिर कौन पीता रहा और आने वाली नस्लों तक वो जहर कौन पिएगा? वो लोग ना जिनके प्रियजन कत्ल कर दिए गए और उन्हें इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। तो इसका इंसाफ कौन करेगा? ऐसा इंसाफ कभी भी ना हो भारत में। इसीलिए तीस्ता जी पर केस दर्ज कर दिया गया है। अघोषित इमरजेंसी और नाजीवाद की ये एक प्रक्रिया है कि अगर कोई भी इस देश में प्रताड़ितों के लिए, जख्मियों के लिए, निर्दयता से मारे गए लोगों के लिए खड़ा होगा तो उसके साथ सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी जैसा होगा या
तीस्ता जी जैसा होगा, तीस्ता सीतलवाड़ा जी जैसा होगा। ये एक मानव अधिकारों के जितने भी संगठन चल रहे हैं उनके लिए अघोषित इमरजेंसी ने स्पष्ट घोषणा कर दी है। तो इसके खिलाफ क्या देश खड़ा होगा? शायद नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि देश में न्याय प्रक्रिया के और न्याय देने के संकल्प में भारत को भारतीय संविधान के अंतर्गत चलाने के संकल्प पर जेवीसी और बुलडोजर चलाया जा चुका है। वो चाहे लखीमपुर हो, चाहे दिल्ली का सिंघू बॉर्डर हो, जहाँ पर नुकीली कीलें गाड़ दी गई थी, बैरियर लगा दिए गए थे और ऐसा बोल दिया गया था कि पंजाब के किसान तो सभी देशद्रोही हैं, सभी पाकिस्तानी हैं। तो ये भारत में माइनॉरिटीज़ के लिए एक नैरेटिव बहुगिनती समुदाय ने बना दिया है और इसे अघोषित रूप में प्रशासन ने लागू कर दिया है और शासन ने अपनी आपराधिक प्रवृत्ति के अंतर्गत अपना लिया है। अनैतिकता भारत में नैतिकता बन गई है और नैतिकता भारत में आपराधिक और अपराध घोषित कर दिया गया है, ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? इस पर टिप्पणी जरूर दीजिएगा। मैं आपकी टिप्पणियों को बड़ी ही तीव्रता से उड़ीक करूँगा, पढ़ूँगा, ताजो आगे के लिए मुझे रहनुमाई आपसे मिल सके, हम भारत को बचा सकें, हम भारत के संविधान को बचा सकें, हम भारत के कानून को बचा सकें और हम भारत के समूह नागरिकों को, जो सभी वर्गों और कौमियतों का एक गुलदस्ता है, जिसमें सभी की अपनी आइडेंटिटी सेपरेट है, अपनी संस्कृति सेपरेट है, पर वो सभी मिलकर भारतीयता का गठन करते हैं। इस विचार को संभाल सकें, बचा सकें और देश में देश हित, बिना किसी वर्ग भेद, धर्म भेद, नागरिक भेद के देश में देश हित की एक्टिविज्म को स्टार्ट कर सकें। आइए स्टार्टिज्म करें। धन्यवाद। पेन इंडिया की तरफ से मैं अतिंद्रपाल सिंह आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।